तो अभी तक हमने जितनी चर्चाएं की है उनमें प्रथम परिच्छेद द्वितीय परिच्छेद की जो विषय वस्तु हैं उनको हमने देख लिया था। तृतीय परिच्छेद में जो विभावादि हैं इन सब की भी चर्चा हो चुकी थी। रस का आस्वादन कैसे होता है ये सभी हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद आगे बढ़े तो करुण रस की जो महत्ता है उसके संदर्भ में भी हमने चर्चा कर लिया था। और इसके बाद हम लोग आज जो देखने के लिए थे वह विभावादि जो है इसके संदर्भ में चर्चा प्रारंभ कर लिया था हमने। और विभाग में भी आकर के हमने देखना शुरू किया था आलम्बन विभाग। और आलम्बन विभाग की जो परिभाषा दी गई थी उसमें आकर के चर्चा किया गया था क्योंकि नायकादि जो है ये हमने पहले देखा जो कि विभाव क्या है तो रत्या दिग्बोधका लोके विभावा काव्य नाट्यो। ये हमने देखा। 1 मिनट में फैन बंद कर दूं। रत्या दिग्बोधका लोके विभावा नाट्य काव्य नाट्यो ये हमने देखा था। इसके बाद आगे हम बढ़े और यहाँ पर हमने देखा जो कि आलम्बन किसको कहा जाएगा तो आलम्बन उद्दीपनाख्योतस्य भेदा बुभौ स्मृतौ। आलम्बन और उद्दीपन ये दो इनके भेद हैं ये हमने देखा। इसमें आलम्बन जो है वह नायकादि जो हैं जिनको आश्रय मान करके रस का उद्गम होता है ये हमने देखा। और नायक के जो भेद हैं वो हमने देखना प्रारंभ किया था। और नायक के भेद में धीर नायक का लक्षण, उसके बाद नायक के जो भेद हैं धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। फिर इनके एक एक जो चर्चाएं हैं तो कौन है धीरोदात्त आदि जो है ये हमने चर्चा देखी। इनके उदाहरणों को हमने देखा। इसके बाद उदाहरण के बाद धीर ललित आदि जो है सभी के उदाहरण को देखा हमने। और इसके बाद जो प्रकारांतर से जो भेद हैं दक्षिण दृष्ट अनुकूल सठ इनको देखते हुए ये 4 चौका 16 प्रकार के हो गए। 4 चौका 16 प्रकार के हो गए। ये मध्य में कौन ये भी आए हैं। 4 चौका 16 प्रकार के ये हो गए जो हमने एक एक करके देखा था उसके अनुरूप। इसके बाद यहाँ पर श्रृंगार प्रबंध में जो नायक के प्रकार बताया गया था उसमें अलग अलग जो उदाहरण देकर के हमने देखा जो कि दक्षिण नायक किसको कहेंगे। इसी तरह ये धृष्ट नायक किसको कहेंगे, अनुकूल नायक किसको कहेंगे, सठ किसको कहेंगे, ये हमने उदाहरण के साथ देखा था। इसके बाद इस तरह से हमने जो टोटल 4 चौका 16 देखा था उसको फिर आप 3 से गुणा कर दीजिए क्योंकि इन सभी का उत्तम, मध्यम और अधम इस भेद से 16 या 48 भेद हो जाएंगे। तो उक्ता नायक भेदास 44 तथा 8 ये बता दिया गया। इसके बाद नायक के सहायक जो है उनकी चर्चा प्रारंभ होती है। और नायक के सहायक में जो पीठ मर्द है एक पहले नोट कर लेंगे क्योंकि दूरानुवर्ते तस्य प्रासंगिके वृत्ते तो किंचित
तद गुणहीन स्यात् हीना सहाय एवास्य पीठमर्दाख्यः। कह रहे हैं जो कि उपर्युक्त जो नायक दिया गया था उसमें से लगभग उसी तरह के गुण वाला जो जहां प्रासंगिक इतिवृत्त दूर तक चला जाता है वहां पर एक सहायक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो नायक की अपेक्षा थोड़ा सा कुछ गुण जो होगा कम होगा, न्यून गुण वाला होगा, उसको कहा जाएगा पीठ मर्दाक्ष कहा जाएगा। अर्थात पीठ मर्द नामक नायक कहा जाए, पीठ मर्द नामक नायक का सहायक कहा जाएगा, पीठ मर्दाक्ष कहा जाएगा। अर्थात यह नायक का एक सहायक के रूप में हम इसको देखते हैं। तो पीठ मर्दाक्ष जो है मतलब पीठ मर्दाक्ष का अभिप्राय है पीठ मर्द गुण वाला। तो पीठ मर्द है। इसके बाद तो ये किस तरह का सहायक है, जो कथानक जो है वो जब वो व्यापिनी हो जाती है तो दूर तक वह जिसके साथ आगे बढ़ती है कथानक वह उसका सहायक होता है और ये कहा जाता है पीठमर्द। ठीक। दूसरा है पीठमर्द के बाद एक श्रृंगार सहायक श्रृंगारी सहायक होता है। श्रृंगारे से सहाया विट चेट विदूषकाद्यास्यो। ये श्रृंगार सहायक जो होते हैं इनमें अच्छा वो जो कहा गया था उसमें पीठमर्द के रूप में बताया गया था, एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। जैसे रामचंद्र आदि नायक हैं तो उनके साथ जो सुग्रीव आदि बताए गए हैं वो सहायक अथवा पीठमर्द कहे जाएंगे। ठीक है। श्रृंगार सहायक में वित्त चेट विदूषक आदि आएंगे और इनके लिए कहा गया है जो कि श्रृंगार प्रबंध में ये लोग कुशल होंगे, जो कि वित्त चेट विदूषक आदि जो सहायक होंगे श्रृंगारी नायक के सहायक हुआ करते हैं और ये सहायक स्वामी के भक्त हुआ करते हैं और नर्म निपुण होते हैं, माननी नायिका को मनाने में चतुर होते हैं। नर्म निपुण होने का अभिप्राय है जो कि नायक के मर्मस्थल को समझने वाला, अर्थात वह क्या चाहता है इन बातों को समझने वाला जो होगा वह कहा जाएगा नर्म निपुण। और माननी नायिका जो है उसको बनाने में चतुर होगा और इसके साथ साथ सच्चरित्र होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सच्चरित्र होगा। इसमें विट चेट विदूषक आदि जो कहा गया है आदि सब विशेष में जो माली धोबी आदि जो भी सहायक होंगे वो सभी आ जाएंगे इसमें। तो ये चीज ध्यान रखेंगे और इसमें दो तीन बातें जो कहा गया है जो कि वह सच्चरित्र होगा। सच्चरित्र का अभिप्राय है क्योंकि अगर वो सच्चरित्र नहीं होगा तो वह नायक का सहायक नहीं हो सकता है, वो अपने लिए फिर व्यवस्था करने लगेगा। तो अब करें कि चेट कौन है, तो चेट वो प्रसिद्ध ही है। उसके बाद विदूषक का लक्षण यहाँ पर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कुसुम वसंताद्य विधा कर्म वपुर्वेश भाषाद्य हास्यकरः कलह रतिर विदूषक स्यात् तो कर्मज्ञः। अरे जो कि चेट का तो यहाँ पर बता ही दिया गया था नाट्य शास्त्र में जो कहा गया था कला प्रिय जो होगा वो विदूपो गंध सेवक आदि आदि जो बताया गया था। अब विदूषक के लिए कहा जा रहा है, विदूषक हुआ है जो कि फूल अथवा वसंत आदि पर उसका नाम रखा जाए, जो अपने कर्म अपने शरीर अपनी वेशभूषा बोलचाल आदि से औरों को हंसाने की क्षमता रखता हो और इसे झगड़ा लगाने में भी आनंद मिलता है। तो इस तरह के विदूषण कार्य में जो कुशल होगा अर्थात हास परिहास में जो कुशल होगा उसको विदूषक कहा जाएगा। तो विदूषक की परिभाषा यहाँ पर बता दी गई है। तो आपने पहले देखा जो कि प्रासंगिक दृष्टि से सहायक, दूसरा आपने देखा जो कि नायक के श्रृंगार सहायक। हेलो, हाँ नमस्कार।
तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा इसमें पहला तो सामान्य रूप से हमने कौन सा देखा था, क्योंकि जो प्रासंगिक जो दूर तक जाते हैं इस तरह का हमने देखा। दूसरा हमने देखा जो कि श्रृंगार सहायक जो होंगे उनको हमने देखा, जिसमें कि विट, चेट और विदूषक आदि को लिया गया। तो यहाँ पर विट जो है, चेट जो है, इनको देखने के बाद ये विदूषक जो है उनका लक्षण दिया गया है। तो हमने अभी नायक और फिर उसके सहायक में पहला हमने देख लिया था, जो कि प्रासंगिक दृष्टि से जो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सुग्रीव आदि को देखा। उसके बाद विट, चेट आदि आदि पद से हमने जितने भी गंधिक आदि जो हैं उनका ग्रहण किया। इसके बाद नायक के अर्थ सहायक की बात आ रही है। नायक के अर्थ सहायक में जिन जिनकी चर्चा की जाएगी उनमें मुख्य रूप से है मंत्री। अर्थ चिंतन सहायम आह, अर्थ चिंतन में सहायक जो भी होते हैं उनकी बात अब की जा रही है। और अर्थ सहायक की बात जब भी हम कहते हैं तो उसमें केवल धन आदि नहीं है, अर्थ का अभिप्राय वही है जो अर्थशास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा है, वही है यहाँ पर। तो मंत्री स्यात् अर्थानाम चिंतायाम, मंत्री जो है वह अर्थ के चिंतन में जो सहायक होता है वह मंत्री के रूप में मुख्य रूप से है। और अर्थ का अभिप्राय यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तंत्र वापादयः जत्वत्र सहाय कथने प्रस्तावे मंत्री स्वं चोभयं वापि सखा तस्यार्थ चिंतने इति केनचित् लक्षणं कृतं तदपि राज्ञोर्थ चिंतनोपाय लक्षण प्रकरणे लक्षयितव्यम न तो सहाय कथन प्रकरण। करें कि ये जो विवरण है वो विवरण हम अन्य प्रसंग में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस प्रसंग में हमें चर्चा नहीं करना है। इस तरह यहाँ पर ये कह करके आगे बढ़ते हैं कि जो कि अन्य प्रसंग जो है इसमें चर्चा हम करेंगे। आवाज तो क्लियर आ रही है? वो ये अपना ऑडियो जो है वो चेक कर लेंगे, शायद उनको आवाज क्लियर है ना। तो लोग कोई प्रश्न कर रहे हैं जो कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है ना ये अनामिका? हाँ सर, वॉइस तो क्लियर है। ठीक ठीक ठीक, तो भी आ रहा था जो कि तो ये जो है इनको कह रहे हैं जो कि मंत्री के संदर्भ में। मंत्री किस में आ रहे हैं? तो अर्थ सहायक में। तो कह रहे हैं कि नायक के अर्थ चिंतन में जो सहायक होता है वह मंत्री है। और मंत्री का अभिप्राय यहाँ पर स्वराष्ट्र संदर्भित कृत्य और अवाप अर्थात परराष्ट्र संदर्भित व्यवहार। यहाँ पर देखिए दो चीज यहाँ पर बातें कही गई है। कह रहे हैं अर्थ का अभिप्राय यहाँ लिया गया है तंत्र और आवाप, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टर्म है, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि सामान्य रूप से हम इसको नहीं ध्यान देते हैं। अर्थ का अभिप्राय लिया गया है तंत्र और आवाप। ये तंत्र और आवाप संदर्भी जो चिंतन करता है, तंत्र तथा आवाप संदर्भी जो चिंतन करता है उसको कहा गया है अर्थ। तंत्र और आवाप, तंत्र और आवाप का चिंतन जो करता है, तंत्र का अभिप्राय यहाँ पर हो गया अपने राष्ट्र के संदर्भ में जो कृत्य है उसको तंत्र कहा गया है। और आवाप कहा गया है यहाँ पर जो परराष्ट्र के संदर्भ में जो चिंतन है, अर्थात परराष्ट्र को कैसे अनुकूल रखा जाए या उस पर कैसे अंकुश किया जाए आदि आदि जो चिंतन होगा, अर्थात विदेश नीति, वो आवाप के रूप में लिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे जो कि मंत्री जो है वह अर्थ चिंतन में यहाँ पर है। अब वहां पर भी देखिए, अगर आप अर्थशास्त्र भी जो देखें जो कि पृथ्व्या लाभे पालने जो कहते हैं, वहां पर भी यही है जो कि अपने राष्ट्र के संदर्भ में चिंतन और परराष्ट्र का के संदर्भ में भी आपको ध्यान देना होता है। तो ये अर्थ का कितना व्यापक अर्थ लिया गया है ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर साहित्य शास्त्र में भी और अर्थशास्त्र में भी। ठीक है, तो मंत्री उसी संदर्भ में लिया गया यहाँ पर। और यह है स्वराष्ट्र संदर्भी कृत्य और परराष्ट्र संदर्भी व्यवहार, इन दोनों के संदर्भ में दिया गया है। क्योंकि श्रृंगारी नायक के सहायक का निरूपण करने के बाद दशरूपकार जो है वो नायक के अर्थ चिंतन में
राजा तथा केवल मंत्री अथवा राजा का वर्णन करते हैं वहां पर। अब इसके बाद जो कि इनमें उदाहरण आदि बता रहे हैं जो कि कौन कौन इसमें रहेगा इस तरह का। उसके बाद अंतःपुर के सहायक, अभी तक हमने देखा था प्रासंगिक रूप से जो सहायक हैं, उसके बाद श्रृंगारी जो हैं उनके संदर्भ में, फिर अर्थ सहायक जो हैं ये हमने देखा। अब नायक के अंतःपुर सहायक जो हैं तो उनके संदर्भ में कहा गया है तथा अंतःपुर सहायः तद्वद अवरोधे कर रहे हैं, जो कि इसके बाद अंतःपुर के सहायक की बात यहाँ पर कर रहे हैं और कर रहे हैं कि अंतःपुर जो है उसमें जो सहायक होते हैं उनका निर्देश करने के क्रम में ये यहाँ पर कह रहे हैं जो कि कौन उनका हो सकता है। जो जिस तरह नायक का अर्थ सहायक हुआ करते हैं उसी तरह यहाँ पर बता रहे हैं जो कि काम सहायक भी हुआ करते हैं जो कि अंतःपुर में सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है जो कि वामन, पंड, किरात, म्लेच्छ, आभीर, शकार, कुब्ज आदि दिया गया। ये 42वें में वामन, पंड, किरात, म्लेच्छ, आभीर, शकार, कुब्ज आदि जो है ये सभी माने जाते हैं इनके अंतर्गत, अर्थात अंतःपुर सहायक में इनको लिया गया है। और इसमें दिया गया है जो कि शकार किस तरह का होगा, जो कि जो सामान्य रूप से मदिरा सेवन करने वाला हो, मूर्ख हो, अभिमानी हो और निम्न कुल का हो और धन संपन्न हो। और ये सामान्य रूप से कहा जाता है क्योंकि शकार जो होता है वह राजा का साला होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है क्योंकि ये इस तरह के नायिका की बात की जा रही है जो कि एक तो अनूढ़ा प्रेमिका होगी वो ना, और इसके साथ साथ आप एक में ये भी देख रहे हैं जो कि नीच कुल का हो। अगर वो नीच कुल का है तो उसकी बहन जो होगी वो भी उसी कुल का होगी, कुल की होगी। तो ये आप समझ सकते हैं जो कि क्या इंडिकेट किया जा रहा है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं शकार का क्या अभिप्राय है यहाँ पर ना। तो शालक कह करके आप शाकुंतलम में भी देखते हैं या अन्य जगह पर, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। शकार या शालक जो कहा गया है इस तरह से आप देखेंगे। तो ये सभी यहाँ पर बताए गए हैं कि ये कौन से रहेंगे अंतःपुर में, और इसमें उदाहरण दिया गया, रत्नावली का उदाहरण दिया गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं नायक के दंड सहायक, और कौन किस तरह का सहायक है ये केवल ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो बनता है उसमें ये सब ध्यान रखने वाला होता है, ठीक है ना। नायक के दंड सहायक में अब देखेंगे नायक के दंड सहायक में कौन कौन आते हैं, और ये एक एक करके नोट करते जाएंगे जो कि नायक की वो प्रासंगिक सहायक में कौन कौन होंगे। इसके बाद जो दूसरा बताया गया था श्रृंगार सहायक में कौन कौन होंगे। तीसरा आगे जो आपने देखा था जो कि अर्थ सहायक में कौन कौन होंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं जो कि दंड सहायक में, गुरुजी म्यूट हो गए क्या? नहीं म्यूट बचा मुझे किया था। तो इसके बाद हमने दंड सहायक की हम बात कर रहे थे। तो दंड सहायक में यहाँ पर कहा गया था जो कि दंडे सुहृत कुमार आटविका सामंत सैनिकाभ्यास, और दंड का अभिप्राय क्या वहां पर लिखा गया। जैसे अर्थ का अभिप्राय आपने देखा था वहां पर जो कि उन्होंने कहा था जो कि तंत्र और अवाप की बात की थी, उसी तरह यहाँ पर दंड का अभिप्राय स्पष्ट रूप से है दुष्ट निग्रहो दंड है, दुष्ट का
निग्रह करना, उसको अपने अनुचित कार्य करने से रोकना जो है वही उसका दंड है। और दंड में क्या ये बताया गया कौन कौन सुहृद मित्र जो होंगे, कुमार, आटविक जो होंगे, सामंत जो होंगे, सैनिक आदि जो हैं, ये सभी ये दंड सहायक होंगे। जैसे कि मित्र, राजकुमार, आटविक, सामंत, और सामंत में आ गए जो कि जो राजस्व ग्रहण करते हैं, इस तरह के जो हैं वह। उसके बाद राजस्व ग्रहण करके छोटे छोटे जो राजगण होते हैं उनको लिया गया है। सैनिक, ये सभी जो होंगे नायक के दंड सहायक होंगे। ठीक, और दंड का अभिप्राय यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, दुष्ट निग्रहो दंड। देखिए, ये जितनी चर्चा हम कर रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि फिर अब नहीं तो जितनी बार आप देखेंगे आपको नया वैसे ही लगेगा। उसका धर्म सहायक देखेंगे, धर्म सहायक में ऋत्विक, पुरोधस, इन सब को जो लिया गया है ये आएंगे इसमें, नायक के धर्म सहायक में होंगे। और जैसे ब्रह्मविद कहा गया है, वेदविद या आत्मविद जो है उनको लिया गया है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इसमें भी जो सहायक जो है इनको भी उत्तम, मध्यम, अधम की व्यवस्था की गई है। जैसे कि ये नोट कर लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये महत्वपूर्ण पक्ष है, यहाँ पर इनको ध्यान रखना है, अलग से नोट कर लीजिए। पीठ मर्द आदि जो होंगे, आदि मतलब मंत्री, पुरोहित सब जो हैं, पीठ मर्द, मंत्री, पुरोहित, ये आ जाएंगे उत्तम में। मध्य में विट विदूषक आएंगे, मध्य में विट विदूषक आएंगे। और अधम में सकार, चेट ये आएंगे, सकार चेट में गंधिक आदि सब भी आ जाएंगे। तो उत्तम, मध्यम, अधम जो है ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसको अलग से नोट करके रखिए, क्योंकि ऊपर में जो आपने देखा था नायक के जो भेद दिया गया था, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत, ये जो आपने देखा था, उनके फिर जो आपने दक्षिण, अनुकूल, सठ, दृष्ट जो देखा, उन सब के बाद 3 जो हुआ तो मल्टीप्लाई वहां पर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अलग अलग जो है ना, उनमें से कुछ को उत्तम मान लिया गया, कुछ को मध्यम, कुछ को अधम मान लिया गया। तो किसको उत्तम माना गया है ये आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव अगर बनता है तो उसमें इस तरह बनेगा जो कि मंत्री इनमें से किस तरह के सहायक हैं, उत्तम, मध्यम, अधम या अधमाधम। तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए जो कौन उत्तम में है, कौन मध्यम में है, कौन अधम में है। तो इस तरह अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी जाकर के ऑब्जेक्टिव को हिट कर पाएंगे। अन्यथा आप, हाँ वो भी अगर लिख करके आप रखे हैं, अगर लिख करके नहीं रखे हैं तो फिर आप खुद समझ सकते हैं क्या होगा आपके साथ। इसके बाद नायक के दूत की बात की जा रही है। तो देखिए, अभी तक हमने सीक्वेंस हमारा क्या चल रहा है, हम ये वाक्यम रसात्मकम जो हमने चर्चा की थी उससे आते आते हम आए रसात्मक पर, रस पर आए, रस पर आकर के विभाव अनुभाव के विचारी संयोगात निष्पत्ति जो है उसमें विभाव को देखना शुरू किया। विभाव में आलम्बन उद्दीपन को देखा, आलम्बन के अंतर्गत नायिकादि की बात की गई, नायिकादि में नायक की कौन है ये चर्चा किया गया, नायक के भेद की चर्चा की गई, नायक के भेद में 48 भेद जो है 48 ये हमने देखा। उसके बाद नायक के सहायक की चर्चा की, नायक के सहायक में हमने एक एक करके जो कि प्रासंगिक जो है उनकी चर्चा हमने की, सुग्रीवादि की बात की। उसके बाद आ जाते हैं श्रृंगारिक में, उसके बाद श्रृंगारिक के बाद हम आ गए थे जो कि अर्थ सहायक जो है, उसके बाद धर्म सहायक जो है आदि, उसके बाद अंतःपुर सहायक जो है, दंड सहायक जो है, इन सबको देखते हुए अब हम आए नायक के दूत पर। दूत जो है ये कहें अथ प्रसंगात दूतानाम विभाग गर्भ लक्षणम आह। नायक के सहायक के निरूपण के प्रसंग में जो दूत है उसके स्वरूप का निरूपण आप कर रहे हैं। किस तरह के होते नायक, क्योंकि निसृष्टार्थ, मितार्थ, संदेश हारक, ये 3 प्रकार के दूत बताए गए हैं। निसृष्टार्थ, मितार्थ, संदेश हारक। दूत किसको कहते हैं, जो कि विविध कार्यों के लिए, जो कि कार्य प्रेष्यस्त्रिधा दूतो दूत्यश्चापि तथा विधा, ये दूत कहा जाए या दूती कहा जाए, ये भी 3 प्रकार के होंगे। निसृष्टार्थ, मितार्थ,
और संदेशहारक। निसृष्टार्थ, मितार्थ और संदेशहारक। निसृष्टार्थ क्या है, उनको देखिए आप, दूध के भेद जो बताया जा रहा है इसमें, जो निसृष्टार्थ जो कह रहे हैं, निसृष्टार्थ आदि करे दूध का लक्षण, निसृष्टार्थ आदि नहीं, ये जो है केवल कार्य पेश्य है, क्योंकि निसृष्टार्थ आदि दूध के भेद हैं, है? तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कि उभयोर भावम उन्नीय स्वयं वदति चेत चोत्तरम सुस्कृष्टम कुरुते कार्यम निसृष्टार्थस्तु सस्मृतः। कह रहे निसृष्टार्थ क्या है, तो अब बता रहे हैं जो कि जो दोनों के मन की बात जानकर स्वयं सभी प्रश्नों का समाधान करता है और कार्य को समीचीन तथा संपादित कर सकता है। मतलब उभयोर भावम उन्नीय, दोनों के भाव को जानकर समझ करके, स्वयं वदति चोत्तरम, जो उत्तर को बताता है स्पष्ट रूप से ये करता है, सुश्लिष्टम कुरुते कार्यम, और सम्यक रूप से जो कार्य करता है, इसे निसृष्टार्थ कहा जाता है, जो कि दोनों के मन के बातों को समझ करके स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए जो कार्य कर लेता है। उभयों का क्या अभिप्राय है, जो जिसके बारे में भेजा गया और जो जिसने भेजा, उन दोनों को समझ करके जो करता है। उसके बाद मितार्थ किसको कहते हैं, मितार्थ का अभिप्राय आप जानते ही हैं, मितभाषी जैसे कहा जाता है। तो मितार्थभाषी कार्य से सिद्धकारी, जो मितार्थी होगा, अर्थात थोड़ी बात थोड़ी करेगा, लेकिन वह जिस कार्य के लिए गया है उसको वह सिद्ध करेगा, तो मितार्थक हो गया। जावत भाषित संदेशहार है, संदेशहारक है। उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, संदेशहारक। कह रहे हैं जो कि वह उतनी ही बात करेगा जितना कि उसे बताया गया हो। देखिए तीनों का अलग अलग है, एक में हुआ दोनों के मन की बात समझ करके अपनी मर्जी से वह बोलेगा और कार्य सिद्ध करेगा। दूसरा क्या है, कम बोलेगा लेकिन कार्य अवश्य रूप से सिद्ध करेगा। और तीसरा क्या है, जो कहने के लिए उसको कहा गया है जाकर के बोल दिया, बस हो गया, अब आपका काम हो या ना हो से कोई उसको लेना देना नहीं है, वो केवल संदेश को पहुंचाने वाला है, संदेश हारक है। ठीक, तो तीनों का बेहतर तरीके से जान रहे हैं, जो कि एक में दोनों की बातों उसको समझता हो और कार्य भी करे, दूसरे में जो कम बोले लेकिन कार्य तो सिद्ध करे ही। उसका तीसरा है जो कि जो कहा गया है बस उतना जाकर के बोल दे, आपको काम समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं उसको। अब और इसी तरह के दूती के भी गुण, दूती भी बताए गए हैं, तो दोनों को आप उसी तरह समझे। उसके बाद नायक के सात्विक गुण का है, नायक का सात्विक गुण जो है, अब ये विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, जो कि शोभा विलासो माधुर्यम गांभीर्यम धैर्य तेजसी ललितोदार्य मित्यष्टौ सत्वजा पौरुषा गुणा। तो सात्विक ये नायक के जो गुण है ये अलग अलग बताया गया है। शोभा क्या है, विलास क्या है, ये अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। तो आप केवल ध्यान ये रखेंगे जो कि शोभा विलास माधुर्य गांभीर्य धैर्य तेज ललित औदार्य, ये 8 बताए गए हैं, सात्विक गुण बताए गए हैं। नायक के जो गुण बताए गए हैं सात्विक गुण, ये 8 बताए गए हैं, और सबका एक एक करके उदाहरण दिया गया है। तो इतना आप तो याद रख सकते हैं और नहीं आवश्यकता है, ठीक है। हालांकि जब इंटरव्यू वगैरह में आपकी टांग खिंचाई करनी हो तो फिर वो डेप्थ में लेकर जाकर के पूछ सकते हैं, जो कि शोभा क्या है, विलास क्या है, और ऐसे भी करते हैं। लेकिन वो जब आपको जानबूझ करके परेशान ही करना होगा तो विधाता भी वहां पर फेल कर जाएंगे, तो इसलिए उस पर चर्चा विशेष रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टाइम आपके पास हो तो एक एक करके आप देख लीजिए अपना, किसको शोभा कहते हैं, विलास किसको कहते हैं, माधुर्य किसको कहते हैं, गांभीर्य किसको कहते हैं, धैर्य किसको कहते हैं, ललित किसको कहते हैं, औदार्य किसको कहते हैं, सभी का यहाँ पर एक एक करके दे करके और उदाहरण भी एक एक करके यहाँ पर दिया गया है। तो आप एडिशनल में उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, क्योंकि सभी का एक एक करके एग्जाम्पल दिया गया है, लक्षण दिया गया है। अब नायिका की चर्चा की जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ तक आपने देख लिया, तो नायक के संदर्भ में आपको जितनी भी बातें जाननी थी वो टोटल बातों को आपने समझ लिया। अब नायिका के संदर्भ में कहते हैं, नायिका जो है वह तो उनके 3 बताए गए हैं।
स्वान्या साधारणा, ये त्रिवेदा स्वान्या साधारणा स्त्री थी। स्वान्या अर्थात स्वकीय, अन्य और साधारण, तीन यहाँ पर आ रहा है, जो कि ये तीन प्रकार के होते हैं। ये अभी जो एग्जाम हुआ था वहां भी ये पूछा गया था, जो कि कितने प्रकार की नायिकाएं हैं मूल रूप से। तो स्वान्या अर्थात स्वकीय, परकीय और साधारण, ये तीन तरह से कहा जाता है। उसके बाद नायक सामान्य गुणैर्भवति यथा संभवैर युक्ता, अर्थात जिस तरह नायक का गुण है उसी तरह नायिका के भी गुण को उसी तरह आपको समझना चाहिए। और तीन प्रकार की होती है, स्वीय, अन्य और सामान्य। ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन क्या होता है कि स्वीय अन्य जो है उसका फिर परकीय ध्यान में आने लगता है, तो अन्य या परकीय एक ही है, और सामान्य, तो ये आप तीनों को ध्यान में रखेंगे। जो कि स्वीय, स्वान्य जो कहा गया उसमें दो है, स्वान्य स्व और अन्य, स्वकीय, परकीय और असामान्य, स्वकीय, अन्य या सामान्य, अर्थात अब अन्य या परकीय दोनों में से जो भी आप समझे ये समझिए। तो स्वीय जो कि नायिका की जो अपनी स्त्री है वह स्वीय हुई, और दूसरों की जो स्त्री है वह परकीय कही जाती है, और सामान्य जो है वह तीसरा, सामान्य को साधारण स्त्री भी कहते हैं, साधारण भी कहा जाता है। तो स्वीय नायिका के अब तीन भेद बता रहे हैं। ये स्वीय के बता रहे स्वीय क्या है, तो विनयार्जवादि युक्ता गृह कर्म परा पतिव्रता स्वीय, जो कि विनय और आर्जव, आर्जव का अर्थ होता है मृदुता है क्या, विनय और आर्जव, आर्जव का अर्थ आर्जव का क्या अर्थ उन्होंने दिया है यहाँ पर, नम्रता। तो आकार है जो कि ये विनय और नम्रता से युक्त जो गृह कर्म में तत्पर हो, इस तरह की पतिव्रता जो स्त्री है उसको स्वीय कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जितना भी हम चर्चा करते हैं वो अनिवार्य रूप से आप देखेंगे जो भारतीय संस्कृति जो है उसको ध्यान में रख करके दिया गया है। अर्थात स्वीय नायिका जो दिया गया है या स्वकीय नायिका जो दिया गया है उनमें इन गुणों को रखा गया है, जो कि विनयशीलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, गृह कर्म में वो दक्ष होनी चाहिए वो, और पतिव्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको स्वीय के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद स्वीय नायिका जो है उसका फिर भेद बताया गया है, तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। ठीक है, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। मुग्धा जो है प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकारा ऋतु वामा, अर्थात प्रथमतः जिसमें यौवन के गुण यौवन पाए जाते हैं, और ये इस तरह की जो स्त्री होती है उनको कहा जाता है ये कौन सा, मुग्धा, मुग्धा की बात की गई है। उसके बाद कथिता मृदुश्च माने समधिक लज्जावती, अत्यंत लज्जावती जो होती है, और इसको आप ये समझ सकते हैं जो कि नई नवेली बहू जो होती है, या अर्थात अभी अभी जिसकी शादी हुई है इस तरह की, हालांकि वो नवोढ़ा के रूप में कही जाती है, लेकिन जो रति के संदर्भ में बहुत अधिक परिपक्व नहीं हुई है वो मुग्धा के रूप में होंगी। उसके बाद प्रथमावतीर्ण यौवना का दिया गया है, प्रथमावतीर्ण मदन विकारा का उदाहरण दो दिया गया है, रतोबामा इसका उदाहरण दिया गया है। ये अलग अलग तीन उदाहरण दिए गए हैं जो कि ये नवोढ़ा के संदर्भ में मूल रूप से दिया गया है। उसके बाद माने मृदु, ये इसका उदाहरण दिया गया है, समधिक लज्जावती का उदाहरण दिया गया है। अर्थात जितने भी विशेषण बताए गए हैं सभी के अलग अलग उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद कार्य है जो कि ये मध्या जो है, मध्या सुया जो है, इसकी बात कर रहे हैं कि मध्या विचित्र सुरता प्रडूर यो स्मर यौवना ईसत प्रगल्भ वचना मध्यम पिता मता। तो फिर उसके बाद है कि जब धीरे धीरे वो परिपक्व होने लगती है रति के संदर्भ में, तो वहां पर आप समझ सकते हैं जो कि मध्या की स्थिति में है। मतलब आप सीधा सही समझिए जो कि
नई नई जिसकी शादी हुई है और वो अभी तक काम के संदर्भ में अनभिज्ञ है, वह आ जाएगी इसमें, जो कि ये मुग्धा में। उसके बाद धीरे धीरे जब वह उसमें मेच्योरिटी की ओर आने लगती है तो वह हो गया मध्या में, और जब अत्यंत मेच्योर हो जाती है तो वह हो जाती है प्रौढ़ा। अभी देखेंगे हम लोग, तो उसी तरह आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे आपको जो यहाँ पर लक्षण जो दिए गए हैं वो आपको ठीक से क्लियर नहीं होते हैं, तो उसी को ध्यान रखेंगे। मध्या विचित्र सुरता प्रडूढ़ स्मर यौवना ईसत प्रगल्भ वचना मध्यम ब्रीडिता, ये जो अलग अलग बताए गए हैं ये आपको ध्यान रखेंगे। मुग्धा के संदर्भ में जो कहा गया था, मध्या के संदर्भ में जो कहा गया है, जैसे विचित्र सुरता, प्रडूढ़ यौवना, ये सब जितने भी बताए गए हैं ये विशेषण आपको ध्यान रहना चाहिए। अब प्रगल्भा के लिए कहा गया है स्मरांधा अर्थात कामांध जो हो जाए, गाढ़ तरुण्या, समस्त रत कोविदा अर्थात रत के संदर्भ में जितनी भी बातें हैं वो सब जानने वाली, भावोन्नता, दर ब्रीड़ा, प्रगल्भा, क्रांत नायिका, ये सभी इनके बताए गए। प्रगल्भा जो होगी वह ये स्मरोन्माद के पराकाष्ठा पर होगी। उसके बाद ये पूर्णतः उस सब में कौशल प्राप्त कर चुकी होगी, तो रतिलीला में वह नायक को भी पीछे छोड़ने वाली होगी, आदि आदि ये हो जाएगा प्रगल्भा में। तो समस्त रत्कोविदा का उदाहरण दिया गया है, भावोन्नता का उदाहरण दिया गया है, स्वल्प ब्रीड़ा का उदाहरण दिया गया है। ये आपको विशेषण ध्यान होना चाहिए किसका उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। अगर बहुत डेप्थ ऑब्जेक्टिव का करना होगा तो ये उदाहरण देकर, ये उदाहरण नहीं, ये विशेषण जो है वो देकर के पूछा जा सकता है। फिर मध्या और प्रगल्भा नायिका जो है, मध्या और प्रगल्भा सुया नायिका जो है उसके अवान्तर भेद कर रहे हैं। इसमें क्या, फिर ये भेद तो आप आराम से समझ सकते हैं, ये मध्या और प्रगल्भा में है, ध्यान रखिएगा, मुग्धा में नहीं है, मध्या और प्रगल्भा में। किस तरह के, धीरा चाप्य धीरा च धीरा धीरे तिसठ विधा, अर्थात धीरा अधीरा और धीरा धीरा, अर्थात धैर्य से युक्त वाली होगी, जिसको धैर्य नहीं होगा ये, और कुछ स्थिति में धैर्य होना, कुछ स्थिति में धैर्य नहीं होना, इस तरह। अर्थात ये तीन तरह से ये हो गया। और मध्या तथा प्रगल्भा 2 into 3 6 हो गया। मुग्धा एक ही भेद होंगे क्योंकि वो धैर्य कैसे रखना है या नहीं रखना है वो उसको पता ही नहीं है अभी, लेकिन मध्या में आकर के वह उसको पता हो जाएगा कि अब कितना धैर्य रखना है, कितना धैर्य नहीं रखना है, ये पूरा उसमें आ जाता है। तो मध्या और प्रगल्भा में ही ये तीन भेद होंगे, ध्यान रखेंगे। मुग्धा में ये भेद नहीं होते हैं। ते का अभिप्राय यहाँ पर मध्या और प्रगल्भा हो गया। उसके बाद मध्या का जो त्रिविध भेद बताया गए हैं, अब इन सब का उदाहरण दिया गया है। मध्या धीरा का उदाहरण दिया गया है, ठीक है, लक्षण और उदाहरण के साथ बता रहे हैं। मध्या धीरा का, अब जितने भी हैं सभी का मध्या धीरा धीरा का उदाहरण दिया गया है। ये प्रगल्भा का धीरा का उदाहरण दिया गया है, प्रगल्भा का धीरा अधीरा का उदाहरण दिया गया है, फिर प्रगल्भा का धीरा धीरा का उदाहरण दिया गया है। ये इस तरह दिया गया, प्रगल्भा का धीरा का नायिका का उदाहरण दिया गया है, लक्षण दिया गया है। अब इसके बाद ये जो बताए गए हैं इनके भी दो हो जाएंगे, और ज्येष्ठ और कनिष्ठ, कनिष्ठ और ज्येष्ठ रूप से ये दो प्रकार के हो जाएंगे। इस तरह से षड्भेद नायिका, अर्थात ये जो मध्या और प्रगल्भा जो है उनके एक तो उधर हो गए धीरा धीरा और धीरा धीरा की दृष्टि से, और एक हो गए अनंतर भेद जो हो गए वह षड्भेद हो गए, मतलब कनिष्ठ और ज्येष्ठ के रूप में। इसके बाद आप सुया का भेद परिगणन जो हुआ था वो किस तरह हो गया था, मध्या प्रगल्भयोर भेदास तस्मा द्वादश कीर्तिता। मध्या और प्रगल्भा जो है इनका भेद आपने 12 देखा, मुग्धा का एक ही था, तो टोटल कितने हो गए, 13 भेद हो गए। मुग्धा एक, मध्या और प्रगल्भा जो हो गए वह 6 into 2 12, अर्थात 12 भेद हो गए। अर्थात पहले मुग्धा
सॉरी मध्या और ज्येष्ठा, सॉरी मध्या और प्रगल्भा, फिर उसके बाद धीरा, अधीरा, धीरा धीरा और ज्येष्ठ और कनिष्ठ। इस दृष्टि से हो गए 12 + 1 13 भेद हो गए सुइया के। ठीक, उसके बाद परकिया जो है, परकिया के 2 होंगे। अब जो एक तो हो गया जो कि जो मेरी पत्नी है, तो यहां तक तो हो गया जो कि सुइया के अंतर्गत हो गया। अब जो मेरी पत्नी नहीं है वो दो तरह से हो सकती है, या तो किसी और की पत्नी होगी या उसकी शादी नहीं हुई होगी। ये कॉमन सी बात है, इसको वैसे ही हम ध्यान में रख सकते हैं। सुइया जो कहा गया वो मेरी है, ठीक है। अब जो मेरी नहीं है वो 2 तरह से हो सकती है, या तो वह परकिया में, या तो किसी वो दूसरे की होगी, तो दूसरे की होगी तो 2 तरह से, या तो उसकी शादी हुई होगी की पत्नी होगी, या अभी शादी नहीं हुई होगी, तो वह अपने पिता के अधीन होगी, तो उसे कन्या कहा जाएगा। तो परकिया द्विधा प्रोक्ता परोढ़ा कन्यका तथा। देखिए परोढ़ा का अभिप्राय हो गया पर ऊढ़ा, ऊढ़ा मतलब विवाहिता, दूसरे से जो विवाह की हुई है। तो परकिया 2 प्रकार के हो गए। अब यहां पर जत्रादि निरता अन्योढ़ा कुलटा गलित त्रपा। अब ये आगे बता रहे हैं जो कि परकिया का जो 2 भेद बता रहे हैं, एक तो पर परिणीता या अपरिणीता, ठीक है ना। परोढ़ा जो होगा वो पर परिणीता होगी और कन्या या अपर परिणीता होंगी ये, ठीक। अब ये बता रहे हैं जो कि परकिया जो होगी वो किस तरह की होगी। पर परिणीता वह नायिका है जो कि मेला आदि की शौकीन हुआ करती है, दूसरे लोगों में पर ये दूसरे लोगों में वह प्रेम प्रसंग रखते हुए वह बातचीत करने में और किसी तरह के लज्जा न करने वाली होंगी। ये इस तरह के उदाहरण यहाँ पर दिया जाएगा। जत्रा यात्रा आदि निरता अन्योढ़ा कुलटा गलित त्रपा, ठीक है। ये इस तरह परोढ़ा की बात यहाँ पर की गई है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये नाटक की बात है, ये नाट्य की बात है, ये इसकी बात नहीं है। ये व्यवहार में भी नहीं बात कर रहे हैं, ये नाटक आदि में बात कर रहे हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद कन्या का उदाहरण बताया गया है। क्या ये यहाँ पर ये जो दिया गया है 66 में, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करवाता है। जो कि अन्योढ़ा कुलटा गलित त्रपा ये जब कहा जाता है तो हमारा जो ये है मन मस्तिष्क है वो जाने लगता है सामान्य की तरफ। सामान्य यहाँ पर वेश्या के रूप में लिया जाएगा, उधर जाने लगता है, लेकिन वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अन्योढ़ा मतलब दूसरे से शादी की हुई है, लेकिन वो उल्टा है। और गलित त्रपा है, गलित त्रपा में त्रपा कहते हैं लज्जा को, जिसने लज्जा को समाप्त कर दिया है, निर्लज्ज। तो ये हमारा मन मस्तिष्क जाने लगता है वेश्या की ओर, वहां नहीं है। ये अन्योढ़ा का लक्षण है, ये परोढ़ा का लक्षण है, ये ध्यान रखेंगे। परकिया का एक भेद है परोढ़ा, उसके ये भेद लिखते हैं ये। उसके बाद कन्या का लक्षण बताया गया है यहाँ पर, जो कि कन्या तो अजातोपयमा सलज्जा नव यौवना। कन्या क्या होगी, तो कन्या के लिए यहाँ बताया जा रहा है जो कि नवयुवती होगी और लज्जाशील होगी तथा अविवाहित होगी, ठीक है। ये इस तरह का बताया गया है इसमें, जो कि अजात उपयमा, अजात उपयमा का क्या अभिप्राय हुआ। उपयम का क्या अभिप्राय यहाँ इन्होंने लिया है, लज्जाशील होना, नहीं लज्जाशील होना का तो सलज्जा हो गया। हाँ, अन्याश्च अस्याश्च पित्राद्यात् तो परकिया तुम। हाँ, करें कि यहाँ पर जो होगा परकिया इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पिता आदि के अधीन होती है, ठीक है। इस तरह के ये कहा गया है सलज्जा नवयौवना, ये परकिया का लक्षण परकिया में कन्या का लक्षण बताया गया है। अब सामान्य जो है उसके लिए बताया गया है धीरा काल कला प्रगल्भा स्याद् वेश्या सामान्य नायिका निर्गुणा नाम भी
न द्वेष्टि न रज्यति गुणेष्वपि वित्तमात्रं समालोक्य सारागं दे दर्शयेद्वहे काममंगीकृतमपि परिक्षीण धनं नरं मात्रा निस्सारये देशा पुनः संधानकांक्षया तस्करा पंडका मूर्खा सुख प्राप्त धनास्तथा लिंगिनच्छन्नमा कामाद्या अस्या प्रायेण वल्लभा एषापि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुरागिणी रक्तायां वा विरक्तायां रतमस्याम सुदुर्लभम। देखिए ये सामान्य इज इक्वल टू आप गणिका समझिए या वेश्या समझिए, ठीक है, जो कि धीरा कला प्रगल्भा स्याद वेश्या सामान्य नायिका, ये वेश्या के संदर्भ में कहा गया है। और वैसे भी आप ये ध्यान रखेंगे जो वेश्या अलग अलग टाइम फ्रेम में आप वेश्या की स्थिति अलग अलग समाज में देखते हैं। आप जो आप अगर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की वैशाली की नगर वधू पढ़ेंगे वहां पर, तो उस समय में एक सम्मान जनित एक व्यवसाय के रूप में उसको आप देखते हैं। लेकिन वही आप धीरे धीरे देखते हैं जो कि वह एक एक अपशब्द के रूप में ये प्रचलित होने लगा। और वर्तमान समय में तो इसको बिल्कुल ही आप निकृष्ट तम रूप में देखते हैं। हालांकि ये भी एक कटु सत्य है जो कि ये हर विशेष शहर में यह स्पष्ट रूप से है, हर कोई जानता है, लेकिन वह सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है ये चीज। तो ये चीज जितनी भी बातें हैं ये कह दिया गया है सामान्य नायिका के लिए। और उसमें सामान्य नायिका के जो गुण हैं उनकी बात बताई गई है जो कि आप स्पष्ट रूप से पढ़ करके समझ सकते हैं, जो कि बाहर से अनुराग दिखाएगी, धन मात्र को देख करके बाहर से अनुराग दिखाएगी, और ये अगर धन समाप्त हो गया है तो उसको फिर दूर कर देगी। तस्कर, पंड, मूर्ख आदि जो हैं, अर्थात बात पंड आदि जो हैं, ये सभी इन सब से को धन के लिए वह सुख देगी। इसके बाद इस तरह का छिन्न कामादि आदि जो है ये सब इसके प्रायः वल्लभ होंगे, इसके प्रिय होंगे। और ये प्रायः जो सत्यानुरागिणी जो है वह कोई इस तरह का नहीं होगा, शायद ही इस तरह का कोई होगा, और अनुरक्त हो या विरक्त हो, लेकिन रति इसमें दुर्लभ होता है। तो इस तरह करके ये बताया गया है नायिका ये वेश्या के संदर्भ में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनमें से कोई विशेषण दे करके अगर पूछा जाता है जो कि किसका है तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उपर्युक्त नायिका जो है इनकी अन्य भेद बता रहे हैं। अवस्थाभिर्भवन्त्यष्टावेता षोडश भेदिता स्वाधीन भर्तृका तद्वत् खंडिता था विसारिका कलहांतरिता विप्रलब्धा पोषित भर्तृका विप्रलब्धा पोषित भर्तृका अन्यावासक सज्जा स्याद् विरहोत्कंठिता तथा। अब ये अलग अलग जो इनके हैं ये बता रहे हैं जो कि कौन कौन होंगे। स्वाधीन भर्तृका होंगे, खंडिता होंगे, अभिसारिका होंगे, कलहांतरिता होंगे, विप्रलब्धा होंगे, पोषित भर्तृका होंगे, वासक सज्जा होंगे और विरहोत्कंठिता होंगे। तो इनको आप सामान्य रूप से समझ लें तो अच्छा है। ये 8 प्रकार के जो हैं इनमें बता रहे हैं। स्वाधीन भर्तृका कौन सी होंगी, जो कि जिसका प्रेमी जो है वह प्रेम की डोर में बंधा हुआ उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। ये केवल हिंट्स के लिए एक जगह नाम के साथ नोट कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बनते हैं प्रश्न, इस कारण से मैं इसको संक्षेप में लेकिन बताते हुए चल रहा हूं मैं, तो उसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। और वैसे भी अपने पास लगभग 5-6 मिनट टाइम है, उसी में हम उसको खत्म करेंगे। और अगर आपको विस्तृत इसको देखना हो तो चार्ट के साथ यूट्यूब पर चार्ट के साथ स्लाइड के साथ दिया गया है, बहुत पहले का दिया गया है। नायिका के भेद, नायक के भेद शायद नहीं डाला है, नायिका के भेद डाला गया है, तो आप उसको देख सकते हैं वहां से। तो ये स्वाधीन भर्तृका कौन है, तो जिसका प्रणयी जो है उसको उसके प्रेम की डोर में बंधा हुआ उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त ये है जो कि यह इसके विलास जो होंगे वो बहुत ही
विचित्र हुआ करते हैं आदि आदि। ये हो गए कौन है, तो पहला नोट कर लीजिए। पहला हमने अभी देखा स्वाधीन भर्तृका, अर्थात स्वाधीन भर्तृका क्या समझिए, जो कि जिसके अधीन उसका भर्ता अर्थात पति हो, उसके प्रेम के वशीभूत हो, तो स्वाधीन भर्तृका वही है ना। एक मिनट, वह नायिका, स्वाधीन भर्तृका वह नायिका मानी जाती है जिसका प्रणयी उसके प्रेम की डोर में बंधा हो, उसे छोड़कर नहीं जाता। हाँ, अर्थात जिसके अधीन हो उसका ये प्रणयी। फिर उसके बाद बता रहे हैं जो कि दूसरा जो है वह कौन थी, दूसरा है दूसरी, हाँ खंडिता नायिका है। खंडिता नायिका किसको कहेंगे, तो यहाँ पर बता रहे हैं जो कि दूसरी प्रेमिका के साथ अपने प्रेम संभोग को सूचित करने वाली वेशभूषा में उसके पास जाए। अर्थात वह किस तरह का होगा, तो काव्य मर्मज्ञ जो है उस नायिका को खंडिता कहते हैं जिसका हृदय अपने प्रणयी के प्रति इसलिए ईर्ष्या से कलुषित हो जाता है क्योंकि वह किसी दूसरी प्रेमिका, अर्थात ये इस तरह का होगा जो कि वह नायिका देखेगी जो कि मेरे पास जो प्रेमी मेरा आया है वह किसी और के साथ संभोग करके आया है और वो आइडेंटिफाई हो जाए, तो इस तरह की जो नायिका होगी उसको खंडिता नायिका कहेंगे। और वैसे भी आप समझिए कि वो प्रेम अपने पति अपनी प्रेमी से कर रही है और वो प्रेमी किसी और के साथ भी अगर है तो उसका प्रेम जो है वो कहेंगे नहीं, वो खंडित हो गया ना, इसलिए वो खंडिता नायिका है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा देखेंगे जो कि अभिसारिका है। अभिसारिका जो होगी वह नायिका इस तरह की होगी, वो काम के वश में वह या तो अपने पास बुलाएगी या उसके पास पहुंचेगी, अभिसरण करेगी। सीधी सी बात यह है, या तो वो अपने पास बुलाएगी उसको या खुद जाएगी। तो ये तृतीय भेद जो है ये इस तरह ध्यान में रखेंगे। तो स्वाधीन पत्रिका जो कि जिसके पति जो है उसके अधीन में हो, उसे खंडिता जो प्रेमी जो है वो किसी और के साथ भी संभोग किया हो और वो जो दिख जाए जिसके कारण से वह इच्छा आदि करे। उसके बाद अभिसारिका जो खुद बुलाए या उसके पास जाए। इसके बाद अभिसारिका के बाद देखते हैं अगला जो दिया गया है कलहांतरिता। फिर अभिसारिका का फिर जगह दिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अभिसारिका का ये दिया गया है वो अभिसरण कहाँ कहाँ जा सकती है, तो इसके लिए दिया गया है जो कि क्षेत्रम अभिसार स्थान के बारे में बताया गया है। क्षेत्रम वाटी भवे भग्न देवालय दूती गृह वन, ये सब हो सकते हैं उनके स्थान। माला पंच स्मशान नदी आदि तट जो है वहां पर, यहाँ पर ये हो सकता है। कुल 8 जो है ये स्थान बताए गए हैं, अर्थात अभिसरण के 8 स्थान बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अभिसरण के 8 स्थान बताए गए हैं, भरत मुनि भी अलग अलग स्थान बताते हैं। तो कलहांतरिता है क्योंकि जो प्रणय प्रार्थना करने वाले प्रियतम को रोष पूर्वक निरादृत कर दे और फिर स्वयं पछताए, अर्थात जब वह प्रणय के लिए गुहार लगा रहा है उस समय में उसको दुत्कार दे और फिर जब उसको खुद इच्छा हो तो उस समय में वो पछताती रहे। इस तरह की जो होगी वो कलहांतरिता। कलहांतरिता को इस तरह याद रखेंगे, पहले वो कलह कर ले, उससे कलह कर ले मतलब जो उसका प्रेमी चाहता है वो न करे, और अंतरिता उसके बाद की स्थिति जो उसकी होगी वो पछताना होगा उसका, तो कलहांतरिता इस तरह कहा जाएगा। तो नाम से ही याद रखिए तो बेहतर रहेगा, कलहांतरिता। उसके बाद अगला दिया गया है विप्रलब्धा और पोषित भर्तृका। विप्रलब्धा जो है वह नायिका है जो अपने आप को इसलिए अपमानित महसूस करती है क्योंकि उसका प्रेमी जो है वह प्रेम मिलन का संकेत देकर भी उसके पास नहीं आता है, अर्थात दोनों एक स्थिर करते हैं जो कि हम मिलेंगे इस जगह पर, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। विप्रलब्धा अर्थात वह
तो उसे प्राप्त नहीं कर पाती है, अर्थात मिल नहीं पाती है, उसका लाभ नहीं ले पाती है, तो विप्रलब्धा इस तरह की होगी। जैसे यक्षिणी का नहीं, विप्रलब्धा का दिया गया है। उसके बाद प्रोसित भर्तृका, ये किसी कार्यवश जब उसका प्रियतम जो है वह दूर चला जाए और वह काम वेदना से व्यथित रहा करे, तो उसको प्रोसित भर्तृका कहा जाता है। जैसे कि आप यक्ष को देखते हैं, विगतांजानी था परम, ये जो कहा गया है, ठीक है। इस तरह से आप ये ध्यान में रखेंगे। प्रोसित भर्तृका। विरोध कंठिता, विरोध कंठिता के लिए यहाँ पर कह रहे हैं जो कि जिसका प्रियतम उससे मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी दैववश नहीं मिल पाता। ये भी एक उदाहरण तो यहाँ पर भी होगा, तो अमालिक्य प्रणय कुपिताम, ये भी आ सकता है इसमें। विरोध कंठिता जो कि वह पति चाह करके भी वह उससे मिल नहीं पाता है, वो आ जाएगा इसमें विरोध कंठिता में। विरह के कारण जो उत्कंठित रहती है, विरोध कंठिता। तो इस तरह करके ये अलग अलग 8 बताए हैं। अब इसको अगर देखें तो इस तरह हो गए, जो कि नायिका के भेदों का परिगणन किया जाए तो कुल मिलाकर के 128, क्योंकि 16 भेद आपने देखा था। 16 भेद कैसे देखा था? तो एक तो मुग्धा, ठीक, उसके बाद परोढ़ा, मुग्धा प्लस सुइया और पड़की, ये सॉरी सुइया में 13 भेद आपने देखा था, और पड़किया में सर लेफ्ट हो गए। हमें लगता है कोई जरूरी फोन वगैरह ना आ गया हो। ऐसे टाइम भी तो हो गया है। अनामिका, हाँ सर को अभी क्लास ज्वाइन तो करनी चाहिए, ऐसे कैसे लेफ्ट हो गए? रामिका जी, गुरु जी से बातचीत थोड़ा कर लीजिए। हाँ कहे गुरुजी। हाँ हेलो। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ, ये वाईफाई वहां से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आज यहीं तक रखते हैं। और आवाज मेरी बहुत आ रही थी, तो 384 तक आवाज आ रही थी ना? हाँ वॉइस क्लियर है। नहीं, उस समय तक आ रही थी ना 384 भेद जो बताया गया था। हाँ जी जी। ठीक है, तो वहीं हाँ, तक आज हाँ। हम रखे हैं। क्लियर आ रही थी।
हाँ ठीक है। तो इसके बाद हम कल देखेंगे। आज हमने नायिका के जो 16x8x3 तरह हमने देखा। 16 मतलब हो गए, जो कि पहले तो हमने 3 भेद देखा, सुइया, किया और सुइया में हमने देखा। फिर सुइया में एक तो अशोक ये मुग्धा मध्या प्रगल्भा, तो मुग्धा के एक भेद, प्रभा के गए, टोटल 12-13 भेद हो गया सुइया में। पकिया के 2 भेद और का हो गया 13 और एक सामान्य हो गए, टोटल हो गए 16। और 16 के हमने 8 अभी भेद, ये टोटल हो गए ये टोटल ये हो गए 16 एक, और इनका 3 हो गए 384। ठीक है, तो इस तरह देख हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर हम रिकॉर्डिंग बंद हो पाएंगे, क्योंकि इधर मैं बंद कर पाऊँ क्या आज समाप्त कर। जी गुरु जी, सादर प्रणाम। शुभ रात्रि महोदय। चलो कोई बात, कल कर लेंगे। ये संगीता लेफ्ट कर जाना है। हाँ हो गया।